So hi friends, welcome back with another video. Welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 10th. ओके, सो क्लास 10th का जो साइंस है वो हमने स्टार्ट किया है. साइंस पार्ट 2 का जो आपका किताब है, ओके, सो आपको दो किताब है क्लास 10th के अंदर. एक है साइंस पार्ट 1 एंड सेकंड है साइंस पार्ट 2. ओके, सो पार्ट 1 का जो है वो हमने एक चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो है ग्रेविटेशन. और अभी हम साइंस पार्ट 2 के जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसका जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ प्रोसेसेस, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के लिए एनर्जी होती है, लगती है, वो एनर्जी कौन से फॉर्म के अंदर होती है, या फिर वो एनर्जी कैसे मिलती है, किस सब्सटेंस से मिलती है, सभी बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसकी. सो पार्ट फर्स्ट, ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट, ये आपके चैप्टर नंबर 2 का नेम है. और चैप्टर नंबर जो 3 है इसका नेम क्या है, तो लाइफ प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2. ये फर्स्ट है ना जो रिप्लेस हो जाएगा सेकंड से. ओके, सो सिमिलर नेम है, सिर्फ और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ये डिवाइड किया गया. ओके, सो ये है यहाँ पर लाइफ प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 जो कि चैप्टर 2 है. इसका जो है पार्ट फर्स्ट हम देखेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मतलब हमको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या, तो एनिमल हो सकता है या फिर प्लांट्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है. एंड वो लिविंग है मतलब कि क्या, उसमें जान है. ओके, जिसको हम बोलते हैं लिविंग. एंड लाइफ प्रोसेसेस, सो उनके अंदर प्रोसेस होती है तभी वो लिविंग है. उसके अंदर रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसके अंदर, उसके बाद जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होती है. सो ये प्रोसेसेस उसके बॉडी के अंदर जो है वो चालू रहते हैं, इसलिए वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है. ओके, जब इसके बॉडी के अंदर के प्रोसेसेस स्टॉप हो जाएंगे तब ये ऑर्गेनिज्म टोटल डेड हो जाएगा. ओके, सो वो नॉन लिविंग बन जाएगा. कैसे बन जाएगा? नॉन लिविंग. फर्स्ट में कैसा है, लिविंग है. सो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग यहाँ पर होना चाहिए या फिर लिविंग होने के लिए, रहने के लिए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या लगता है, तो लाइफ प्रोसेसेस लगती है. सो लाइफ प्रोसेसेस उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होनी चाहिए तभी वो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो लिविंग रहेगा. सो वेरियस ऑर्गन सिस्टम आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग, क्या होती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम होती है, वो क्या करती है, कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इन द बॉडी अलॉन्ग विद द वेरियस सिस्टम लाइक. सो वो क्या करती है, उसकी परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, उसके फंक्शन वो परफॉर्म करती है अलॉन्ग विद द वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी. ओके, सो वेरियस सिस्टम कौन सी, फिर यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि क्या करता है, फूड को डाइजेशन करने का काम करता है. ओके, सो वो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम. उसके बाद होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो क्या करता है, ऑक्सीजन एंड CO2 को जो है, CO2 को बाहर डालने के लिए, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए जो प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है. सिंपल में मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसकी जो प्रॉपर डिफिनेशन वो बाद में देखेंगे. उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या करता है, तो ब्लड को डिफरेंट हार्ट, ब्लड का मेन सेंटर कौन है, तो हार्ट है, जहाँ पर जो अपना ब्लड है उसको प्यूरिफाई किया जाता है, वो होता है हार्ट. सो हार्ट से लेकर डिफरेंट ऑर्गन तक जो है ब्लड का ट्रांसमिशन होता है, उस प्रोसेस को हम सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन बोलते हैं. एंड वो सर्कुलेशन जिस सिस्टम के अंदर होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड. ओके, नाइट्रोजनस वेस्ट जो कंपाउंड है उसको रिमूव किया जाता है एंड उस प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन बोलते हैं. और ये जिस सिस्टम के अंदर होती है उसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं. उसके बाद होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, तो हमारे जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट होते हैं, बिकॉज प्यूटेटरी ग्लैंड क्या करती है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देती है. हाइपोथैलेमस बाद में वो अगेन उसके जो नेक्स्ट ग्लैंड्स है उसको सिक्रेशन देती है, उसको सिग्नल देती है, और वो नर्व के थ्रू जाता है. और वो नर्व उसके बाद ब्रेन, उसके बाद हाइपोथैलेमस, प्यूटेटरी ग्लैंड, इन दोनों के या फिर इन सब हमारे बॉडी ऑर्गन्स एंड नर्व्स के बीच में क्या है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. तभी जो है वो चीज़ें होती है. किसी भी अगर हॉट चीज़ को अगर हमने हाथ लगाया तो हमारी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन देगी. फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हाथ को बाजू में हटाएंगे जल्दी से, बिकॉज ये होता है बिकॉज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर ऑर्गन्स है एंड उनके अंदर कंट्रोल होता है, नर्व है, सिस्टम्स है, उसके अंदर कंट्रोल होता है, उसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. दोनों के अंदर एक इंटरेक्शन होता है. सो यहाँ पर आपको इतना ही बताना है कि वेरियस ऑर्गन सिस्टम आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इन द बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी. सो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है उनका फंक्शन परफॉर्म करती है अलॉन्ग विद द वेरियस सिस्टम. उसके साथ साथ किसके साथ, वेरियस सिस्टम के साथ. कौन से, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, सो ये बात मैंने आपको बता दिया. डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें क्या किया जाता है, तो फूड को जो है ब्रेक किया जाता है, लार्जर जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर. उसके बाद रेस्पिरेटरी है जिसमें क्या किया जाता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाता है. रेस्पिरेशन क्या है, तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना जाता है, वो देखेंगे.
उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड से रिलेटेड, ब्लड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया था। सो ये हो गया लाइफ ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ प्रोसेस। सो इस प्रोसेस को कौन परफॉर्म करता है? तो इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है डिफरेंट एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन, मतलब कि एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर होते हैं ऐसे ऑर्गन्स, एंड जो इंटरनली एनाटॉमी है। ओके, सो इंटरनल जो होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, मतलब कि इंडिपेंडेंटली वो उसके फंक्शन को परफॉर्म करता है, बट थ्रू अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। बट इसके अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? तो एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, सो कोई भी बिना वजह से अपना काम नहीं करता, मतलब कि एक दूसरे के साथ एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है इनके अंदर। एक सीक्रेट हो जाने के बाद ही दूसरा सीक्रेट होगा, बिकॉज इसके अंदर कोऑर्डिनेशन है। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है एंड इंटरनल ऑर्गन है, इनको जो है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या लगता है? तो एनर्जी लगता है। एंड वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है वो देखेंगे। सो ये सभी प्रोसेस करने के लिए क्या लगता है? तो नीड एनर्जी। ओके, क्या लगता है? एनर्जी लगती है। बाद में देखेंगे एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है और वो क्यों होती है, वो भी देखेंगे उस फॉर्म में। उसके बाद ये कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम, जो एनर्जी लगती है लाइफ प्रोसेस को ऑकर्स करने के लिए, उसको हैपन करने के लिए, वो मिलती है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से, फैट से एंड लिपिड से। सो ये क्या है? तो ये कंपाउंड से, ये क्या है? तो कंपाउंड से, जिससे क्या मिलता है? तो एनर्जी मिलती है लाइफ प्रोसेस के अंदर, मतलब कि लाइफ जो होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर प्रोसेसेस को करने के लिए। ओके, सो वो लगता है एनर्जी। एंड एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड से क्या मिलता है हमको? एनर्जी मिलती है। ओके, सो एनर्जी का फॉर्म जो होता है वो एटीपी होता है। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड दूसरा होता है एडीपी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, सो वो देखेंगे हम बाद में, इसका दोनों का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, कैसे एनर्जी रिलीज होती है वो भी देखेंगे। सो यहाँ पर सिंपल से बात में ये ध्यान में रखो कि एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, लिपिड से। किसके फॉर्म में होती है? तो एटीपी एंड एडीपी। ओके, वो बाद में देखेंगे। सो दिस हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कौन हार्वेस्ट करता है, मतलब इसको कौन यूटिलाइज करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो एक सेल ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल्स मतलब कि सेल के अंदर का एक ऑर्गेनल्स है, ऑर्गन है, सेल के अंदर होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, सो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज ये पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उस एनर्जी प्रोवाइड करने वाले सेंटर को हम पावर हाउस बोलते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सो एनर्जी यहाँ पर किधर हार्वेस्ट की जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। उसके बाद वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स, हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है फ्रॉम मिल्क एंड फ्रूट्स। उसके बाद मिलता है केन शुगर से, एंड देन वेजिटेबल से। सो इससे हमको क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज हमको पता है कि क्या एनर्जी, मतलब एनर्जी लगती है डिफरेंट प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, वो एनर्जी मिलती है फैट से, वो एनर्जी मिलती है लिपिड से। ओके, सो फर्स्ट में देखा हमने कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? तो मिल्क से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, केन शुगर से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है। सो वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो आपको मालूम होना चाहिए कि हम पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर 1 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट अगर हमको मिल गया तो कितनी एनर्जी मिलेगी? सो द आंसर इज 4 किलो कैलोरी। ओके, सो 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलेंगी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वैसा ही फैट्स का देखेंगे, वैसा ही लिपिड्स का भी देखेंगे। ओके, सो पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है उससे हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। सो अब देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। सो हमको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो फंक्शंस है, जो प्रोसेस है, उनको कैरिड आउट करने के लिए एनर्जी लगती है, क्लियर है। लेकिन वो एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, मतलब कि एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन मतलब कि क्या, वो कैसे फॉर्म होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट में जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? तो एनर्जी फॉर्म होती है। क्या होती है? फॉर्म एनर्जी। किस प्रोसेस के अंदर? रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर। ओके, सो रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो रेस्पिरेशन है इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, इट इज इंटरसेलुलर। ये कैसे है? इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर मतलब क्या होता है? सेलुलर मतलब होता है सेल, इंटर मतलब होता है दो के बीच में। ये एक बात आप ध्यान में रखो, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में। अगर यहाँ पर इंटर की जगह पर इंट्रा होता तो होता एक ही सेल के अंदर। इंट्रा सेलुलर मतलब कि एक ही सेल के अंदर होने वाला। एंड इंटरसेलुलर, इंटर मतलब होता है दो के बीच, ओके, इन बिटवीन टू। ओके, सो इंटर मतलब इन बिटवीन टू। सो इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में ये प्रोसेस होती है। दो सेल के बीच में मतलब
यहाँ पर देखो आप, ये सेल और ये सेल, यहाँ पर जो बीच में जगह है वहां पर ये प्रोसेस होती है। और दूसरी बात है यहाँ पर कैटाबोलिक, दूसरी है यहाँ पर कैटाबोलिक, मतलब कि इट इज इंटरसेलुलर कैटाबोलिक। कैटाबोलिक मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, मतलब कि ब्रेक करने का काम होता है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिक। कैटाबोलिक मतलब क्या, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल। एनाबोलिक मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, ओके, जो कि कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शंस। एंड कैटाबोलिक मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव। सो ये प्रोसेस कैसी है, इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच में होती है। एंड कैटाबोलिक मतलब डिस्ट्रक्टिव होती है, मतलब ब्रेक डाउन किया जाता है। क्या ब्रेक डाउन किया जाता है, तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कंप्लीट यहाँ पर किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बोलेंगे, लिख लो, इट इज इंटरसेलुलर कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच क्या किया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू, ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्लियर बात है। सो दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी। एटीपी मतलब कि क्या, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका क्या है, तो लॉन्ग फॉर्म में, ध्यान में रखो, इसको लिख लो। उसके बाद फॉर दिस प्रोसेस पर्पस ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज। सो इस प्रोसेस में जो है एनर्जी हमको चाहिए, तो उसमें क्या किया जाता है, जो ग्लूकोज होता है, क्या, तो ये ग्लूकोज क्या है, वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है, हमको पहले मैंने बताया था आपको कि एनर्जी हमको 3 कंपोनेंट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स। सो ग्लूकोज क्या है, तो वन ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स है। एंड इज ऑक्सीडाइज, उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप इन द सेल, किधर, सेल के अंदर। एंड दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, तो एक ग्लूकोज को, मतलब कि एक कार्बोहाइड्रेट को स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज किया जाता है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। देन नेक्स्ट है जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, या फिर रेस्पिरेशन हमने पहले देखा था। रेस्पिरेशन क्या है, तो इट इज इंटरसेलुलर कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ, सो फर्स्ट में हमने देखा था जो रेस्पिरेशन प्रोसेस थी, उसको हम क्या बोलते हैं, तो रेस्पिरेशन की डिफिनेशन हमने क्या बताई थी, इट इज इंटरसेलुलर। ये कैसे, इंटरसेलुलर कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि क्या, तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रांसफर किया जाता है, उस प्रोसेस को। और ये इंटरसेलुलर एंड कैटाबोलिक है। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में होती है, कैटाबोलिक मतलब होते हैं डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज इसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए डिस्ट्रक्टिव है, ब्रेक डाउन करने का काम यहाँ पर होता है। सो जो एरोबिक मतलब कि जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप में होता है। उसके 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है एरोबिक एंड सेकंड होता है अनएरोबिक। यहाँ पर देखो आप, एक है एरोबिक एंड सेकंड है अनएरोबिक। सो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसके डिफरेंस क्या है इस दोनों के अंदर, सिंपल बात है, ध्यान में रखो। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिस रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो पहले देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, बाद में देखेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। फर्स्ट में हमने देखा रेस्पिरेशन, ये उसके 2 टाइप। सो फर्स्ट में देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का, और बाद में देखेंगे यहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन का। फर्स्ट में एरोबिक स्टार्ट करते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज बाय 3 स्टेप्स। सो इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को, मतलब कि जो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज किया जाता है, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है 3 स्टेप्स के अंदर। कौन से 3? सो फर्स्ट में यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एंड थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये जो है वो 3 स्टेप्स के अंदर क्या किया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज किया जाता है, वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, सो बाद में फर्स्ट में देखेंगे ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है, उसके बाद देखेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कैसे होती है, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन कैसे होती है। ये तीनों हो जाने के बाद क्या फॉर्म होगा, तो एनर्जी फॉर्म होगा, बिकॉज रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी फॉर्म होती है। ओके, सो हमने देखा था जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रांसफर किया जाता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन होती है, जिसमें क्या किया जाता है, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज किया जाता है विद दी 3 स्टेप्स। ओके, 3 स्टेप्स के अंदर जो फर्स्ट स्टेप्स है वो है ग्लाइकोलिसिस। अनएरोबिक रेस्पिरेशन हम बाद में देखेंगे, ये एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स है। फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अगर आपको पता नहीं तो बता देता हूँ। सेल होती है, ये न्यूक्लियस होता है। सो सेल होती है और न्यूक्लियस होता है, हमको पता है सेल को न्यूक्लियस होता है, जो क्या करता है, ऑल अदर जो एक्टिविटीज उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस।
ये जो साइटोप्लाज्म होता है कि सेल के अंदर का जो यहाँ पर न्यूक्लियस को छोड़ के बाद में ये जो यहाँ पर मटेरियल रहेगा, ओके, जो फ्लूइड रहेगा उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो फ्लूइड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। सो साइटोप्लाज्म क्या है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस एंड बाद में जो आउटरनल सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो यहाँ पर फ्लूइड है, जो म्यूकस है, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। एंड जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये दोनों को मिला के मतलब कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ओके, सो क्लियर बात है, ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा साइंस के अंदर। ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस हमने देख लिया, ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म हमको पता है सेल के अंदर का ये म्यूकस होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जो बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस का, ये बाद में आउटरनल मेम्ब्रेन मतलब कि उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं हम, उसके बीच में होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस होती है। सो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर क्या किया जाता है, तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ग्लूकोज क्या है, तो वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, सो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप इन यहाँ पर इन दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, मतलब कि क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, 2 मॉलिक्यूल लगते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट होता है पायरुविक एसिड, उसके बाद होता है एटीपी, उसके बाद होता है NADH2। पायरुविक एसिड हमको पता है, देन एटीपी होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और उसके बाद जो NADH2 है इसका लॉन्ग फॉर्म है निकोटिनियामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, सो ये ध्यान में रखो, ये लिख लो, आपको किताब में भी है, ऑलवेज रिमेंबर में, वो देखो आप। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, पायरुविक एसिड इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस। इधर क्या होता है, पायरुविक एसिड फॉर्म होता है इनटू मॉलिक्यूल ऑफ आर, मतलब दिस प्रोसेस आर इनटू मॉलिक्यूल ऑफ किसके, पायरुविक एसिड में एसिटिल कोएंजाइम, उसके बाद NADH2 एंड CO2। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, उसके बाद जो 2 मॉलिक्यूल है एसिटिल कोएंजाइम के, 2 मॉलिक्यूल है किसके, एसिटिल कोएंजाइम के, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल होते हैं NADH2 के एंड CO2 के, आर रिलीज, मतलब कि ये बाहर पड़ते हैं, इस प्रोसेस के अंदर रिलीज होते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस जो है वो सिंपल प्रोसेस है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ऐसा बताना है। उसके बाद ग्लूकोज जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होता है। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, यहाँ पर पायरुविक एसिड ATP एंड NADH2 के। और जो पायरुविक एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम, उसके बाद NADH2 एंड CO2, इसके 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, एंड वो बाद में रिलीज हो जाते हैं, वो होता है ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ओके, एंड यहाँ पर जो है मतलब कि ये यहाँ पर रिलीज हो गए। उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेप है वो यहाँ पर है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसको हम T यहाँ पर बोलते हैं। ओके, सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो बोथ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए, मतलब कि एसिटिल कोएंजाइम जो कि ग्लाइकोलिसिस में रिलीज हुआ था, और वहां पर कितने मॉलिक्यूल रिलीज हुए थे, आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, मतलब यहाँ पर वर्ड देखो बोथ है, मतलब कि 2। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम जो है वो इंटर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पर इंटर होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, बिकॉज ये पूरे एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनल्स को, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल के अंदर का। एंड ये क्या हुआ, पर साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो जो यहाँ पर एसिटिल कोए है, ये दोनों भी एसिटिल कोए किसके अंदर जाएंगे, एसिटिल कोएंजाइम, मतलब कि एसिटिल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड साइक्लिक चेन रिएक्शन मतलब कि वहां पर क्या होगी, तो साइक्लिक चेन रिएक्शन होगी, एंड उसको हम बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्लियर बात है। सो ग्लाइकोलिसिस के जो एसिटिल कोए 2 एंजाइम थे, 2 यहाँ पर वो रिलीज हुए थे, और वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे साइक्लिक चेन रिएक्शन के अंदर, उसको हम बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम शॉर्ट में TCA बोलते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एसिटिल कोए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। ये क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है थ्रू दिस साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब कि ये साइकिल की तरह चलती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एसिटिल कोए कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। ओके, एंड मॉलिक्यूल ऑफ CO2, H2O एंड NADH2, FADH2 आर डिराइव्ड, मतलब मिलते हैं, किसके मॉलिक्यूल मिलते हैं, CO2 के, उसके बाद H2O के, उसके बाद NADH2 एंड FADH2। NADH2 FADH2 इसके लॉन्ग फॉर्म में आपको बता देता हूँ। सो जो NADH2 होता है इसका लॉन्ग फॉर्म है निकोटिनियामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और जो FADH2 है इसका यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म है फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब FADH2, एंड उसके बाद यहाँ पर है निकोटिनियामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इसका NADH2 का लॉन्ग फॉर्म है। ओके, ये ध्यान में रखो। सो जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होते हैं इसके अंदर क्या रिलीज होता है, FADH2, NADH2, CO2 एंड H2O। ओके, सो ये हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में। और अब जो आती है लास्ट प्रोसेस वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ओके, इसको हम ETC बोलते हैं।
सो हमने FADH2 के एंड NaDH2 के दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे, उसके बाद H2O एंड CO2 मिला था हमको पिछले वाली रिएक्शन में, मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर उसको मिला था हमको। एंड वो बाद में ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 एंड FADH2 फॉर्म ड्यूरिंग ऑल अबव प्रोसेस, मतलब मिले थे, क्लियर बात है। सो NH2 यहाँ पर NaDH2 के कितने मिले थे, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, मतलब इससे मिलते हैं कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, ATP के 3 मॉलिक्यूल। एंड FADH2 से कितने मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल। और ATP क्या है, तो ये एनर्जी का फॉर्म है जिसको हम यूज करते हैं। ओके, सो NaDH2 से कितने मिले, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं ATP के, एंड FADH2 से मिलते हमको 2 मॉलिक्यूल ATP के। ओके, सो ये यहाँ पर क्या मिला हमको, ATP क्या है तो एनर्जी है, और इससे हम ये मिल गया हमको पिछले वाली प्रोसेस में NaDH2 FADH2 CO2 एंड H2O मिला था, और इसको ही हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, मतलब इससे हमको 3 ATP मिलेंगे, एंड जो नीचे वाला FADH2 इससे हमको 2 ATP मिलेंगे। और ATP क्या है तो एनर्जी है। सो इस प्रोसेस में क्या फॉर्म हुआ, एनर्जी फॉर्म हुआ, मतलब कि रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऐसी एनर्जी फॉर्म होती है। सो फर्स्ट में क्या था, ग्लूकोज था। क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज को प्रोसेस करने के बाद 3 प्रोसेस हमने यहाँ पर की, प्लस में ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। सो उसके बाद ये हो जाने के बाद हमको क्या मिला, तो ATP मिला। ओके, सो ग्लूकोज क्या है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स जो ATP है वो क्या है, सिंपल कंपाउंड है, बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज नहीं करते, उसको यूज नहीं कर पाते, वो सिंपल को यूज करते, तभी इस ग्लूकोज को ATP में कन्वर्ट किया जाता है, और उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो क्लियर बात है। और उसके बाद यहाँ पर देखो लास्ट में CO2 एंड H2O आल्सो प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, मतलब कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर यहाँ पर इस रिएक्शन में मिलता है हमको। सो यहाँ पर आप देखो ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ये क्या है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर एसिटिल को है, मतलब कि एसिटिल कोएंजाइम जो है वो यहाँ पर TCA साइकिल के अंदर जाता है, उससे हमको यहाँ पर NaDH2 मिलता है। एंड यहाँ पर ये देखो NaDH2 के 2 मॉलिक्यूल, उसके बाद FADH2 के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, और इसमें यहाँ पर CO2 बाहर गिर रहा है। इसमें पायरुविक एसिड जो है वो रिएक्शन के अंदर जाता है, हमको पता है, एंड फैटी एसिड्स भी जाता है। सो ये क्या है तो ये आउटर मेम्ब्रेन है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, मतलब उसके अंदर का फ्लूइड, एंड ये इनर मेम्ब्रेन। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आउटर वाला, एक होता है इनर वाला। सो ये सभी प्रोसेस कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्या है तो पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब पता चल गया कि क्यों बोलते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ATP को फॉर्म किया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस में, मतलब कि इस या जगह पर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी मिलती है, तभी इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। ओके, सो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो आप ATP का स्ट्रक्चर देखेंगे, ADP का, इस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है देख लो अभी। सो जो ATP होता है यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल से बनता है। फर्स्ट होता है यहाँ पर एडेनाइन, उसके बाद होता है राइबोस शुगर, एंड देन होता है फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। ये देखो 3 मतलब कि क्या, तो ये 3 है, ट्राइफॉस्फेट। सो ट्राइफॉस्फेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें अंदर 3 फॉस्फेट्स ग्रुप होते हैं। देखिए फॉस्फेट, ये देखो PPP, मतलब कि 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, एंड इसके अंदर मोर एनर्जी होती है। कितनी, मोर एनर्जी, इसलिए ATP के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, ADP में लेस एनर्जी होती है। बिकॉज जो ADP में क्या स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पर एडिनाइन है, यहाँ पर भी एडिनाइन है, सेम है। राइबोस है, यहाँ पर भी राइबोस है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर डाइफॉस्फेट है, मतलब कि 2 डाइफॉस्फेट मतलब होता है कि 2 फॉस्फेट। ओके, सो ये डाई, एंड यहाँ पर देखो एक फॉस्फेट रिमूव हो गया है, यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पर डाइफॉस्फेट है, तभी ATP का लॉन्ग फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर एडेनोसाइन है, ट्राइफॉस्फेट, एंड ये ADP है, इसका एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये डाई मतलब 2 फॉस्फेट, और यहाँ पर ट्राई मतलब कि 3 फॉस्फेट, यही इसके अंदर डिफरेंस है। और ATP के अंदर मैक्सिमम एनर्जी होती है, फुल एनर्जी होती है, पावर। यहाँ पर देखो आप, ये बैटरी देखो आप, ग्रीन है मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी है, और इधर देखो आप ये बैटरी लो है, मतलब कि यहाँ पर कम एनर्जी होती है, यही इसमें डिफरेंस है। ये क्या है तो एनर्जी करेंसी है, मतलब हमारी बॉडी इस टाइप के एनर्जी को रिसीव करती है, तभी तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाया जाता है। सो यहाँ पर देखो आप, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इसके रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट्स। सो कार्बोहाइड्रेट की देखेंगे, उसके बाद प्रोटीन एंड फैट्स की देखेंगे, डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट तो हमने पहले ही देख लिया, इसमें क्या हुआ तो ग्लाइकोलिसिस हुआ था, उसके बाद वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद एसिटिल को है, देन क्रेब साइकिल, एंड लास्ट में CO2 H2O एंड एनर्जी मिली, जो कि ATP एंड ADP के फॉर्म में थी। ओके, लेकिन जो लिपिड्स है वो क्या होगा तो मतलब जो फैटी एसिड है उसके अंदर फर्स्ट में कन्वर्ट होगा, एंड बाद में वो यहाँ पर सीधा एसिटिल कोए के अंदर जाएगा। जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड जो है उसमें कन्वर्ट होगा, एंड अमीनो एसिड डायरेक्ट यहाँ पर एसिटिल कोए के अंदर जाएगा। ओके, मतलब कोएंजाइम इस यहाँ पर स्टेप के अंदर। तो ये जो है यहाँ पर क्या है तो एनर्जी प्रोडक्शन है, मतलब कि ऐसे एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से एंड फैट्स से। सो अब देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू
अनएरोबिक रेस्पायरेशन। फर्स्ट में देखा था हमने एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए हम इसको अनएरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। अब देखेंगे इसके अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे फॉर्म होती है। सो सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन है तो रह नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, तो अनएरोबिक जो है वो ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे, अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। ओके, सो अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते, उसको हम बोलेंगे अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर क्या होता है, तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। सो अनएरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो 2 स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट होता है ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद होता है फर्मेंटेशन। ओके, सो ये 2 स्टेप में होता है, फर्स्ट में ग्लाइकोलिसिस, बाद में फर्मेंटेशन। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन था वो 3 स्टेप में हुआ था, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, उसके बाद लास्ट में होती इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जो कि लास्ट में हुई थी। ओके, सो ये 3 स्टेप होते थे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, लेकिन जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर ओनली 2 स्टेप्स है। फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस एंड सेकंड है फर्मेंटेशन। सो ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। जो एरोबिक रेस्पिरेशन था वहां पर हमने देखा था ये इन वहां पर नहीं था, वहां पर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ था, लेकिन जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है यहाँ पर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन। यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। सो अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कम एनर्जी मिलती है और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ज्यादा एनर्जी मिलती है। ओके, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखो। सो अब देखेंगे एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। ओके, सो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में उतना ही हमको 2 स्टेप्स है, बाकी कुछ नहीं। सो अब देखेंगे एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट, मतलब कि हमको एनर्जी मिलती है डिफरेंट फूड कंपोनेंट। सो वो फूड कंपोनेंट कौन सा है एंड उसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर, वो देखेंगे। सो सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा यहाँ पर सब्सटेंस है, मतलब कि फूड कंपोनेंट है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन आर द मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब क्या होता है, तो मैक्रो मतलब होता है बड़ा। मॉलिक्यूल तो हमको पता है सर, मतलब कि 2 एलिमेंट से बनने वाले को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। 2 एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, जैसे कि H2 प्लस O, ये दोनों मिल गए और H2O फॉर्म हो गया। एंड H2O क्या है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है। और जो H2 है वो एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, लेकिन ये दोनों मिल जाने के बाद जो फॉर्म हुआ वो क्या है, तो मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल हमको पता है, लेकिन जो मैक्रो होता है वो होता है बड़ा। मैक्रो मतलब होता है बड़ा एंड माइक्रो मतलब होता है छोटा। ओके, सो मैक्रो मतलब बड़ा एंड माइक्रो मतलब होता है छोटा, ये ध्यान में रखो। माइक्रो एंड मैक्रो, यहाँ पर आई जो है वो ए से रिप्लेस हुआ है, ये डिफरेंस ज़्यादा है, वो ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैक्रो की जगह पर माइक्रो लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सो आर द मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बड़ा मॉलिक्यूल होता है, फॉर्म बाय द बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमाइनो एसिड्स, मतलब मेनी अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक होके बाद में ग्रुप उसका आके एक दूसरे के साथ जैसे वो लिंक हो जाते हैं, लिंक हो जाने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बड़ा वाला, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। क्लियर बात है। एंड वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर प्रोटीन, मतलब एक यहाँ पर क्या है, तो पर ग्राम जो प्रोटीन का ग्राम लगेंगे 1 ग्राम, तो उसको हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेंगी। ओके, सो ये हो गया प्रोटीन के बारे में। दूसरा है सेकंड हमको फूड कंपोनेंट, वो है यहाँ पर अमाइनो एसिड्स। सो कहाँ से मिलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। बिकॉज प्रोटीन किससे बनता है, तो अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, उसके बाद प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, सो मेनी अमाइनो एसिड लिंक करके प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन को हम डाइजेस्ट करेंगे, मतलब उसको ब्रेक करेंगे। ओके, सो उसको ब्रेक करने के बाद हमको क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड मिलेगा, बिकॉज प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। क्लियर बात है। सो प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, इसका जो इंटर रिलेशन आप ध्यान में रखो, ये आपको बहुत अच्छा यहाँ पर जो है पढ़ाई करने में हेल्प करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर थर्ड लिपिड्स। ओके, प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड क्लियर है। जो लिपिड्स होता है, so the substance formed by the specific chemical bond between fatty acid and alcohol, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल बॉन्ड से फॉर्म हुआ है, स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड से, किसके बीच में का, अल्कोहल एंड फैटी एसिड। ओके, सो अल्कोहल एंड फैटी एसिड, इस दोनों के बीच में का जो केमिकल बॉन्ड है, इस स्पेसिफिक बॉन्ड से फॉर्म हुआ है, वो सब्सटेंस उसको हम बोलेंगे लिपिड्स। सो लिपिड्स आर द सब्सटेंस फॉर्म बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल, वो हो गया लिपिड। क्लियर बात है। उसके बाद यहाँ पर देखो, वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड, मतलब 1 ग्राम अगर लिपिड मिला तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है हमारे बॉडी को मिल जाएगी। ये हो गया लिपिड्स के बारे में। सो यहाँ पर एनर्जी जो है जिस कंपोनेंट से मिलती है, जो फूड कंपोनेंट थे वो हमने देखे 3, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड एंड लिपिड्स। उसके बाद हमको और 2 देखने, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जो फोर्थ हमारा फूड कंपोनेंट है वो है फैटी एसिड एंड जो लास्ट है वो है विटामिन। फर्स्ट में देखेंगे फूड, यहाँ पर फैटी एसिड का फूड कंपोनेंट।
सो आर यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन। जो फैटी एसिड है ये हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि है प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पर है एल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, उसके बाद है ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन मेल के अंदर होता है एंड ऑल्सो फीमेल के अंदर भी होता है। ईस्ट्रोजन भी क्या है, तो फीमेल हार्मोन है। मतलब कि क्या, तो फीमेल हार्मोन या फिर मेल हार्मोन्स, कौन से भी हार्मोन को, वेरियस डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है फैटी एसिड्स। उसके बाद है विटामिन्स। विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ, यहाँ पर क्या है, तो हिटेरोजिनस कंपाउंड। हिटेरोजिनस, यहाँ पर वर्ड ध्यान में रखो, हिटेरोजिनस। हिटेरोजिनस मतलब होता है डिफरेंट, जो है डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ मॉलिक्यूल। कंपाउंड डिफरेंट, यहाँ पर है तो कंपाउंड, डिफरेंट मटेरियल हम उसको बोल सकते हैं। डिफरेंट मटेरियल से अगर एक आधा कंपाउंड बना है तो उसको हम हेट्रोजिनस बोलते हैं। हेट्रो मतलब बोले तो डिफरेंट एंड जीनस मतलब उसका अंदर का मटेरियल। हेट्रोजिनस मतलब डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ कंपाउंड। होमोजीनियस मतलब कि सेम मटेरियल से बना हुआ कंपाउंड। सिंपल बात है, अगर ऐसा पढ़ोगे तो साइंस के अंदर इंटरेस्ट आएगा। ओके, सो ऑफ विच ईच इज इसेंशियल ऑफ प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन अवर बॉडी। और इसके अंदर का जो है वो क्या है, तो ईच मतलब कि एवरी जो है, क्या एवरी कंपाउंड जो है वो इसेंशियल है प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूल, मतलब कि वेरियस प्रोसेस इन आवर बॉडी। सो हमारे बॉडी के अंदर वेरियस प्रोसेस जो है फॉलो करने के लिए, वेरियस प्रोसेस को ऑकर करने के लिए, उसको जो है मतलब कि उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या लगता है, तो विटामिन्स लगता है। और ये विटामिन्स क्या है, तो डिफरेंट कंपोनेंट से बनते हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोजीनस बोलते हैं। यहाँ पर विटामिन का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ए है, बी है, उसके बाद सी, डी, ई। और जो ए यहाँ पर बी, सी है वो कैसे है, सो ये हो गया एनर्जी कंपाउंड्स, जिससे हमको एनर्जी मिलती थी। उसके बाद यहाँ पर देखो आप, ये चार्ट है अमाइनो एसिड्स का। सो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ, मतलब एक अमाइनो एसिड, उसके बाद दूसरा अमाइनो एसिड, उसके बाद तीसरा अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड को अगर एक दूसरे के साथ लिंक करेगा तो क्या फॉर्म होगा, प्रोटीन फॉर्म होगा। ओके, सो प्रोटीन फॉर्म होगा। तो ये अब देखेंगे प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट होते हैं। सो फर्स्ट में देखो यहाँ पर स्किन के अंदर होता है मेलानिन, केराटिन, ये पिगमेंट होता है। ओके, उसके बाद जो होता है बोन्स, उसके अंदर ओसिन नाम का प्रोटीन होता है। उसके बाद जो सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर, वहां पर क्या होता है, डिफरेंट मतलब वेरियस प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, वेरियस एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद जो है पैनक्रियाज जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो ग्लैंड है पैनक्रियाज, उसके अंदर इंसुलिन एंड यहाँ पर है ट्रिप्सिन, ये होते हैं। उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर वेरियस हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स आता है। उसके बाद डिफरेंट हार्मोन्स इसके अंदर आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जो कि हाइपोथैलेमस को मैसेज करती है, और हाइपोथैलेमस बाद में उसको इंपल्स के बाद में वो सीक्रेट करता है हार्मोन। ओके, उसके बाद है मसल्स के अंदर क्या है, तो एक्टिन एंड मायोजिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन। एक्टिन, उसके बाद है मायोजिन, ये दो मसल्स के अंदर होते हैं। एंड जो ब्लड है उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज। हीमोग्लोबिन उसको हम शॉर्ट में एचबी बोलते हैं, एंड जो है वो है एंटीबॉडी। उसके बाद है यहाँ पर एंटीबॉडीज। ओके, सो ये भी होते हैं यहाँ पर, मतलब कि ये क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स को प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो है। एंड ये क्या है, तो प्रोटीन्स को अगर बनेंगे किससे बनेंगे, तो अमाइनो एसिड से, बिकॉज अमाइनो एसिड्स को अगर कनेक्टिवली लिंक किया जाए तो प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। ओके, सो ये हो गया प्रोटीन एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन। सो यहाँ पर हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो यहाँ पर एंड होता है, और जो पार्ट फर्स्ट है यहाँ पर एंड हो गया। पार्ट सेकंड के अंदर हम सेल डिवीजन जो प्रोसेस है वो देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे भी बहुत 12th 11th में काम आने वाली है। ओके, सो ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट यहाँ पर खत्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।